हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की, जो कि सितंबर 2023 की इस मैगजीन के अंतर्गत अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कर लिया है। आज के हमारा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या संदर्भ में करंट अफेयर रहा, इन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आज की हमारी क्लास के मुख्य टॉपिक को जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं। इन सब के बारे में जानेंगे, फिर उनकी विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, फिर आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर IPBES आकलन रिपोर्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन संक्षिप्त सुर्खियों में आता है। इसके अंतर्गत ब्रेक थ्रू एजेंडा 2023 रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च की, ग्लोबल स्टॉक टेक पर तकनीकी रिपोर्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लाइमेट, फिर आता है केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, भूमि निम्नीकरण और सूखे पर वैश्विक रुझान, इकोसाइट, अत्यधिक जल संकट, अटलांटिफिकेशन, कृत्रिम रीफ, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और समुद्री प्रकाश। इसके अंतर्गत प्रमुख इसके पर्यावरण के टॉपिक आते हैं। चलिए तो प्रत्येक टॉपिक की विस्तृत में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सितंबर माह में किस तरीके से इसमें पूछा गया है। हमारा पहला टॉपिक आता है नमामि गंगे कार्यक्रम। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से प्राप्त नवीनतम निष्कर्षों से पता चला है कि जिन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, उन राज्यों में NGP के तहत स्थापित अवशिष्ट उपचार संयंत्र कुल अनुमानित सीवेज के केवल 20% का ही उपचार करने में सक्षम होते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में कि इसकी उत्पत्ति सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसमें द्विस्तरीय प्रबंधन संरचना, जिसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल है, जिसमें कार्यकारी समिति में 1000 करोड़ रुपए की लागत की वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। कानूनी आधार पर गंगा नदी के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित 5 स्तरीय संरचना में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा राष्ट्रीय गंगा परिषद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्यबल, राष्ट्रीय गंगा समिति और जिला गंगा समिति आती है। इसके मुख्य उद्देश्यों में आते हैं जैसे गंगा नदी के अनिवार्य पारिस्थितिक प्रभाव की मात्रा को बनाए रखना, नदी विचलन आधारित दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कमी करना है और नदी का कायाकल्प करना और इसका मुख्य वैश्व बैंक के समर्थित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को लागू करना है। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में जानते हैं कि इससे यह भी पता चला है कि इसमें कुल 409 परियोजनाओं में से दिसंबर 2022 में केवल 232 परियोजनाएं पूरी की गई और चालू अवस्था में रही। NGP के बारे में इसका उद्देश्य मुख्य रूप से एकीकृत में संरक्षण मिशन के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से लागू कम करना है और गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की तरह भी कार्य करता है और इसमें गंगा की सहायक नदियों को शामिल किया गया। अब आता है नमामि गंगे मिशन 2014 से 2021 में और नमामि गंगे मिशन 2 2022 से 2024 में। इसके अंतर्गत इसकी मुख्य विशेषताएं आती है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम की एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। नमामि गंगा कार्यक्रम को भारत सरकार धन मुहैया कराती है और जिसमें राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर काम करती है। अब आता है इसके प्रमुख स्तंभ के बारे में जानते हैं। इसमें जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी तल की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक बहिस्राव, अपशिष्ट की निगरानी और गंगा ग्राम योजना इसके अंतर्गत आती है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धियों में 2022 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में जल में घुलित ऑक्सीजन की औसत मात्रा आवश्यक सीमा के भीतर थी। ध्यातव्य है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को नदी के स्वास्थ्य को एक संकेतक के रूप में माना जाता है और 1072 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से 885 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन के अंतर्गत लाया गया। अब आता है
कि इसमें 5 राज्य शामिल हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। एनजीपी के तहत गतिविधियों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। आरंभिक स्तर की गतियों को तत्काल दिखने वाले प्रभाव के लिए, मध्यम अवधि की गतिविधियों को 5 वर्ष के भीतर कार्यान्वयन के लिए, दीर्घकालिक गतिविधियों को 10 वर्षों के भीतर कार्यान्वित करने के संदर्भ में होता है। अब आता है एनजीपी के समक्ष चुनौतियों के बारे में। कई परियोजनाओं में कार्यान्वयन में देरी, केस के मुख्य भूमि से मुक्त भूमि मिलने में देरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे से स्वीकृति मिलने में देर जैसे कारक जिम्मेदार है। खराब वित्तीय प्रबंधन। एमएमसीजी के तहत 37,396 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई, लेकिन जून 2022 तक अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को केवल 14,745 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। राज्य सरकारें धन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि गंगा नदी की सफाई में आरंभ की गई प्रमुख पहलों के संदर्भ में। पहला आता है स्वच्छ गंगा कोष के बारे में। इसका गठन 2014 में किया गया था। इसे गंगा नदी को साफ करने और अपशिष्ट जल के उपचार करने और नदी को जैव विविधता को संरक्षण के लिए गठित किया गया। राष्ट्रीय गिनती गंगा प्राधिकरण के अंतर्गत इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण किया गया है तथा इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यान्वित किया गया है। फिर आता है गंगा नदी में अपशिष्ट के प्रवाह पर प्रतिबंध कि 2017 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने गंगा में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट प्रवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और अन्य देशों के साथ सहयोग के संदर्भ में इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है हमारा कि नमामि गंगे कायाकल्प हेतु कुछ मुख्य उपाय किए गए हैं। जैसे पहला आता है इसके अंतर्गत निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, अर्थ गंगा। जो निर्मल गंगा के अंतर्गत जानते हैं कि सीवेज सौर संरचना का निर्माण करना। फिर आता है औद्योगिक प्रदूषण, जल अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ा देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अविरल जल के अंतर्गत इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना, आर्द्र भूमियों की मैपिंग कर उन्हें संरक्षित करना, फ्लड प्लेन प्रबंधन करना, संधारणी कृषि को अपनाना, वनीकरण और जैव विविधता का संरक्षण, छोटी नदियों का पुनरुद्धार इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है जनगंगा के अंतर्गत रिवर फ्रंट या घाट और मोक्षधाम का निर्माण, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा, गंगा रन, गंगा उत्सव, गंगा क्यूट, गंगा आमंत्रण अभियान। फिर इसके बाद आता है गंगा ज्ञान के अंतर्गत की ज्ञान गुणवत्ता की निगरानी, गंगा के विस्तार की उच्च रेजोल्यूशन वाली मैपिंग करना, सूक्ष्म जीव विविधता को बनाए रखना, जलवृत्तों का मानचित्रण और जल स्रोतों का पुनरुद्धार, सांस्कृतिक स्थलों की मैपिंग और उनका झरनों का पुनरुद्धार करना है। फिर आता है हमारा इसके अंतर्गत कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाना, अर्थ गंगा के अंतर्गत शिलाज एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना, उनका मुद्रीकरण करना, आजीविका का सृजन करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना और संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना इसके संदर्भ में प्रमुख कार्य है। अब आता है इसके अंतर्गत जानते हैं कि इसमें और भी कुछ पॉइंट है, जैसे अपर्याप्त सीवेज उपचार होना, गवर्नेंस संबंधी मुद्दे होना, भागीदारी का अभाव होना। अब आता है इसके आगे की राय में। इसमें पहला तो आता है कि प्रमाणीकरण होना कि मौजूदा और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की दक्षता और विश्वसनीयता को प्रौद्योगिकी मापदंडों का प्रमाणीकरण करना तथा राजस्व सृजन के अंतर्गत इसमें जल को एक मूल्यवान वस्तु के रूप में मान्यता देकर उसका मूल्य निर्धारण करके स्वच्छ जल एवं अपशिष्ट जल से संबंधित अवसंरचना की संसाधन रचना और रखरखाव के लिए पर्याप्त जन जुटाने के तरीके विकसित करने चाहिए। स्थानीय जल निकायों आदि का पुनरुद्धार करना, भू अभिलेखों मानचित्रों का अपडेशन करना और अन्य रणनीतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे नदियों को आपस में जोड़ना, रिवर फ्रंट का निर्माण करना, शौचालयों में उपलब्धता, गांव का खुले में शौच से मुक्त होना बनाना इत्यादि। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर IPBES आकलन रिपोर्ट के बारे में। तो जानते हैं कि हाल ही में इसके संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी की हुई है। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि यह रिपोर्ट जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता का विश्लेषण किया गया और इस रिपोर्ट में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय नियंत्रण उपायों तथा संबंधित नीतिगत प्रयासों के
प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। इन उपायों और पहलों का उपयोग आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रसार को रोकने और उनका समापन करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। अब इसके एक डेटा बैंक को जानते हैं। डेटा बैंक को जानते हैं कि दुनिया भर में 37,000 प्रजातियां हैं जो विदेशी प्रजातियों के रूप में कार्य करती हैं। 3500 प्रजातियां आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में दर्ज हैं और इनका प्रकृति पर कुछ मामलों में मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नकारात्मक प्रभावों को 34% और उत्तर दक्षिण में 31%, यूरोप व मध्य एशिया में 25%, एशिया प्रशांत में और 7% अफ्रीका में दर्ज की गई हैं। 75% नकारात्मक प्रभाव स्थलीय क्षेत्रों, समशीतोष्ण बोरियल वनों और वन क्षेत्रों तथा कृषि में दर्ज किए गए हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में जानते हैं कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती है, उनका अपना प्रसार करती हैं। इस प्रकार आक्रामक विदेशी प्रजातियों को विदेशज प्रजातियों के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब आता है कि विदेशी प्रजातियों में प्राणी, पादप, अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं और किसी नए क्षेत्र में प्रवेश और मानव की गतिविधियों द्वारा जाने अनजाने में होता है। सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां नहीं होती हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत माने कि इस रिपोर्ट में आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने में 5 कारक एक होते हैं, 5 कारकों में से एक है, तथा एक अन्य 4 आते हैं भूमि और भूजल समुद्री उपयोग में परिवर्तन, जैव संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु प्रदूषण एवं इसमें जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों की सामान्य विशेषताओं पर एक नज़र डालें कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि ये तीव्र गति से प्रजनन एवं वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। दूसरा आता है कि इसमें अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है। तीसरा आता है कि इनमें नई परिस्थितियों के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता होती है। चौथा आता है कि इनमें अलग अलग प्रकार के आहार एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय पारिस्थितिकी में जीवित रहने का क्षमता होती है। अब आता है जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान तंत्र के बारे में, कि जिसका मुख्यालय जो है वह बॉन जर्मनी में है। इसकी उत्पत्ति 2012 में हुई थी और यह एक अंतर सरकारी निकाय है और इसके निम्नलिखित विज्ञान आधारित नीतिगत हस्तक्षेप को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग के संदर्भ में यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है और यह IPBES को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सचिवालय संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। इसमें 144 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IPBES की सदस्यता के लिए पात्र होते हैं। अब आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वृद्धि के कारण को जानते हैं कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वृद्धि के क्या कारण हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है कानून का प्रभाव होना, कि विश्व के 83% देशों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कोई राष्ट्रीय कानून या नियम नहीं है। जो विश्व के लगभग आधे देश में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए कोई निवेश नहीं करते हैं। फिर आता है मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में कि यह आक्रामक विदेशी प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, नए स्थान पर उनके प्रवेश और विस्थापित होने पर वहां रहकर अपना प्रसार करने पर आसान बनाती है। ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रजातियों की कुल संख्या 2005 की तुलना में 36% से अधिक हो सकती है। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में कि किसी क्षेत्र के आयातित वस्तुओं की मात्रा और आक्रामक विदेशी प्रजातियों की संख्या में एक सीधा संबंध होता है। विदेशज पादपों और जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि एवं पर्यटन सहित लोगों की वैश्विक आवाजाही से आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार आसान हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसमें कई विदेशी प्रजातियों के नए क्षेत्रों को अपना प्रसार करना, स्थापित होना आसान हो गया है। साथ ही इसमें विदेशज प्रजातियों के आक्रामक विदेशज प्रजाति बनने के अवसर भी पैदा होते हैं। फिर आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव के बारे में। इनके पर्यावरणीय नुकसान के संदर्भ में देखा जाए कि इनका स्थानीय पादपों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिलता है। आक्रामक विदेशज पादप विशेष रूप से वृक्ष और घास कभी कभी इतने सूख जाते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी भीषण वनाग्नि का रूप लेती है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं। पहला आता है वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो चुके 60% जीवों और पादपों के अन्य कारकों
के साथ एक मुख्य कारक के रूप में। दूसरा आता है वैश्विक स्तर पर 16% प्रजातियों की विलुप्ति के एकल कारक के रूप में। और फिर आता है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कि आक्रामक प्रजातियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। फिर आता है कि सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन हेतु निवासियों का ज्ञान बहुत सीमित होता है। इनके निपटने के लिए अत्यधिक श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही एवं क्षेत्रों के जल स्रोतों के प्रदूषण का कारण बनती है, जहाँ पर्यावरण निकट गिरावट, पर्यटन, सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के सही क्षेत्रों में देशज लोगों की भूमि पर 2300 से अधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में आक्रामक विदेशी प्रजातियां संक्रामक पशुजन्य रोगों के लिए वाहक के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर आदि जैसी महामारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके आर्थिक प्रभाव को देखें तो इसके संदर्भ में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से होने वाले वैश्विक स्तर पर वार्षिक क्षति 1970 के बाद से हर दशक में 4 गुना बढ़ी हुई और 2019 में इन प्रजातियों में होने वाली वैश्विक वार्षिक क्षति $423 बिलियन से अधिक हो गई है। अब आता है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता के बारे में, जिसका लक्ष्य क्रमांक 6। इसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को समाप्त करना, सीमित करना, कम करना एवं नियंत्रित करना है। वैश्विक आक्रामक प्रजाति कार्यक्रम की स्थापना 1997 में की गई, जिसका उद्देश्य आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण पैदा होने वाले वैश्विक खतरे का समाधान करना और जैव विविधता विषमय के अनुच्छेद 8H में कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना है। CBD का अनुच्छेद 8H इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावास और प्रजातियों के खतरे में डालने वाली विदेशी प्रजातियों के प्रवेश को रोकने, नियंत्रित करने का समाप्त करने को कहा गया। फिर आता है ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूस्ड एंड इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में, कि इसमें किसी देश, क्षेत्र या संबंधित द्वीप में प्रवेश कर चुकी विदेशी को आक्रामक विदेशी प्रजातियों की मौजूदगी पुष्टि करने की सूची शामिल है। रामसर विषमय के संदर्भ में कि इसमें आर्द्रभूमि पर आक्रामक प्रजातियों के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर प्राथमिकता के साथ समाधान करने को कहा गया है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय अंक्लोज, इसके द्वारा देश के लिए जाने अनजाने में विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की समुद्री व्यापार की सुरक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य होता है। अब आता है इसके संदर्भ में हम जानते हैं शब्दावली को, जिसके अंतर्गत आती है जैविक अतिक्रमण या बायोलॉजिकल इन्वेंशन के बारे में, कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण जाने अनजाने में कई प्रजाति अपने प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर पहुंच जाती है और इसके चलते ये प्रजातियां नए क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, वहाँ स्थापित होकर अपना प्रसार भी करती हैं। इसके आगे की राय में देखते हैं कि इसके अंतर्गत प्रजातियों में प्रभावी प्रबंधन होता है, जिसमें आक्रामक विदेशी प्रजातियों को उनके अनुकूल प्रभावों को, प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए निम्नलिखित प्रभावी प्रबंधन आवश्यक होते हैं, जिसमें आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश एवं प्रसार की मार्गों पर प्रभावी प्रबंधन करना है, कि इसके उपायों को अपनाना, जैसे वस्तुओं के आयात के दौरान आक्रामक विदेशी प्रजातियों में प्रवेश कर सख्ती से नियंत्रण करना। दूसरा आता है देश की सीमा से परे जैव सुरक्षा, और इसके तहत आक्रामक विदेशी प्रजातियों हानिकारक जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर की आवश्यक उपाय किए जाते हैं। देश की सीमाओं पर जैव सुरक्षा, देश के भीतर जैव सुरक्षा, स्थानीय और भौगोलिक क्षेत्रों के स्तर पर आक्रामक प्रजाति समाधान करना, साइट आधारित पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन करना है और जागरूकता फैलाना, एकीकृत गवर्नेंस विकसित करना तथा निवेशक के संदर्भ में कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों को समाप्त करने, अनुसंधान एवं नवाचार, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी में लक्षित निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब आता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के संदर्भ में कि हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार विश्व धरोहर स्थल को पृथ्वी के 1% से भी कम भूभाग पर फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ धरती की 20% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अन्य संबंधित तथ्यों में देखा जाए तो यह शोध संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ऐसा अनुमान है कि विश्व धरोहर स्थल विलुप्त होने की कगार पर खड़ी 20,000 से अधिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान किए हुए और जीव जंतु पादपों को विलुप्त होने से रोकने के लिए विश्व धरोहर स्थल को अंतिम सहारा माना जा रहा है। धरोहर स्थलों में निम्नलिखित प्रजातियों के संरक्षण में अत्यधिक भूमिका निभाई गई है। जावा द्वीप में पाए जाने वाले गैंडे, पिंक इग्वाना बैंगिंटा, जो कि दुनिया की सबसे छोटी सिटी से आई है, सुमात्रन गैंडे, सुमात्रन ओरेंगुटान, माउंटेन गोरिल्ला आदि इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है विश्व धरोहर स्थल और अभिसमय के बारे में कि यह यूनेस्को के विश्व धरोहर क्षेत्रों में शामिल है। इन स्थलों में विश्व धरोहर अधिनियम में 1972 में सार्वभौमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया और इस अभिसमय में विश्व के कुल 1199 धरोहर स्थल शामिल हैं। धरोहर में 3 श्रेणियां हैं जिसमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित पाई जाती है। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल पाया जाता है। विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में कि इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की संबंधित अभिसमय के रूप में अपनाया गया है। इसका सिद्धांत यह अभिसमय प्रकृति के साथ लोगों की अंतर्क्रियाओं और के तकनीकों को मान्यता देता है। साथ ही यह लोगों की ज़रूरतों और प्रकृति के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की बुनियादी आवश्यकता का पर भी बल देता है। पक्षकार और कार्यान्वयन एजेंसी के अंतर्गत इसमें भारत सहित 195 राष्ट्र इस अभिसमय के पक्षकार हैं, जिसमें विश्व धरोहर समिति के अभिसमय की कार्यान्वयन एजेंसी होती है। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसके 5 रणनीतिक उद्देश्य हैं, जैसे विश्वसनीयता, संरक्षण, क्षमता निर्माण, संचार एवं समुदाय। इसके अंतर्गत 5C आते हैं। अब आता है जैव विविधता के संरक्षण में विश्व धरोहर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में जानते हैं। ये जैव विविधता के संदर्भ में इसके संदर्भ को देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यापक एवं विविध क्षेत्र को शामिल करना। तो इसके तहत प्राकृतिक, सांस्कृतिक धरोहर, मिश्रित धरोहर तीनों प्रकार के स्थलों को शामिल किया गया। इसमें उच्चतम स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सुनिश्चित होता है और भारत के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित धरोहर स्थल है। फिर दूसरा आता है क्षेत्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत इसमें पक्षकारों के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं के साथ धरोहर स्थलों के संरक्षण को एकीकृत करना महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर आता है विश्व धरोहर कोष के बारे में कि आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संरक्षण के लिए वित्त की तत्काल आवश्यकता को पूरा करता है। रिपोर्टिंग प्रणाली के संदर्भ में यह अभिसमय 1972 के पक्षकारों का यह दायित्व है कि इसमें विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की स्थिति के बारे में विश्व धरोहर समिति के समक्ष नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रिपोर्ट से पता चलता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चितवन राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गीड़ों की जो आबादी है वह दुगनी हो गई है। जन भागीदारी के संदर्भ में कि इसमें यह संरक्षण में यह सुनिश्चित करने हेतु शैक्षणिक और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम के जरिए जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए अलग अलग पक्षकार देशों को प्रोत्साहित किया जाता है। नीतिगत कार्यवाहियाँ या संरचनात्मक कार्य को निर्धारित या लागू करने के लिए नीति निर्माताओं विश्व धरोहर संस्थानों के बीच आपसी सहयोग संभव बनाता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है विश्व धरोहर स्थलों के बीच चुनौतियों के बारे में कि इसमें अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि इंडेंजर्ड प्रजातियों की आबादी में गिरावट। इसके अंतर्गत इसमें प्राकृतिक कारक जैसे बीमारियां, मानव जनित कारक जैसे अवैध शिकार शामिल होते हैं। इनकी वन्य जीवों की आबादी में गिरावट होती है तथा सुमात्रा विश्व धरोहर स्थल की उष्णकटिबंधीय वर्षावन अलग अलग संकटों का सामना कर रहे हैं। विकासात्मक गतिविधियों में जलाशयों के निर्माण में जैसी गतिविधियों के कारण धरोहर स्थलों में महत्वपूर्ण हिस्सों के जलमग्न होने और उनके औद्योगिक गतिविधियों में कृषि भूमि के विस्तार आदि में भी जैव विविधता पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण पहले से ही प्रतिकूल दशाओं के चलते दुगनी संख्या में प्रजातियां संकट का सामना कर रही हैं। वित्त पोषण के संदर्भ में विश्व धरोहर स्थल सभी देशों की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि कई देश समय पर इस कोष में योगदान नहीं देते। सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में कि आपदाओं की यह बढ़ती घटनाओं के साथ साथ विरासत स्थलों के सशस्त्र संघर्षों का भी सामना करती है। जैसे उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कीव या लविव की यूनेस्को साइट और संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। अन्य देशों के संदर्भ में इसमें जरूरतों के अनुसार धरोहर स्थलों को कानूनी संरक्षणात्मक स्थिति में संशोधन करना, प्राकृतिक परिवेश या वैज्ञानिक मूल्य हानि आदि होता है। अब आता है इसके संदर्भ में निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो विश्व धरोहर स्थल जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इससे अधिक संरक्षण तथा प्राथमिकता की आवश्यकता होती है तथा यह साथ ही ये स्थल कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित टारगेट को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आता है यूनेस्को के बारे में। इसके अंतर्गत आता है कि इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार एवं सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
इसकी सदस्यता भारत सहित 194 देश इस संगठन के सदस्य हैं और इसके अलावा 12 सहयोगी सदस्य भी इससे जुड़े हुए हैं। इसकी संरचना की अध्यक्षता एक महानिदेशक करता है, जिसमें वह यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन और एक कार्यक्रम बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। इसकी कार्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है और उनकी उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को समाधान करना है। प्रमुख पहले एवं अन्य तथ्य के अंतर्गत कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। उसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के बीच परस्पर जुड़ाव को बेहतर करने से वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है और 2002 जो कि विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा पत्र किया गया। इससे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि विश्व धरोहर अभी समय पूरी तरह से धरोहर स्थलों पर लागू होता है। यह विचार विमर्श को आपस में समझ के जरिए सभी समाज के संधारणीय विकास को साकार करने का उपाय किया गया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र तत्व विकास समूह का सदस्य और सभी सदस्य राष्ट्रों में यूनेस्को में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन के बारे में। यह एक प्रकार की यह हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग और पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन का मिला जुला प्रभाव आने वाले वर्षों में चक्रवात की बारंबारता की घटनाओं को अधिक बढ़ा सकता है। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि इसके अलावा पीडीओ एल नीनो दक्षिणी दोलन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते और वैज्ञानिकों ने पीडीओ एवं ग्लोबल वार्मिंग के बीच परस्पर जुड़ाव को भी उजागर किया हुआ है। पीडीओ के बारे में, पीडीओ को हम प्रशांत महासागर के समुद्री दशाओं में दीर्घकालिक उतार चढ़ाव के रूप में समझ सकते हैं और यह उतार चढ़ाव 2 चरणों में होता है। इसके अंतर्गत पहला चरण आता है कि ठंडा या ऋणात्मक चरण होता है, दूसरा आता है गर्म या धनात्मक चरण। ठंडा या ऋणात्मक चरण में इसकी विशेषताएं पूर्वी भूमध्य रेखा की प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री जलस्तर की ऊंचाई एवं समुद्र का तापमान सामान्य से कम होना है। यह गर्म तापमान के साथ सामान्य से अधिक ऊंचा समुद्री जलस्तर पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को जोड़ते हुए घोड़े से नाल जैसा पैटर्न बनाता है। गर्म या धनात्मक चरण में यह ठंडे चरण के ठीक विपरीत होता है और इसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 20 से 30% तक चलता है, वर्षों तक चलता है और हाल के समय में गर्मी और ठंडी की अवधि बहुत छोटी हो गई है। अब आता है पीडीओ के कारण चक्रवात के आने की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह ऋणात्मक पीडीओ और ला नीना का चरण संयुक्त प्रभाव संयुक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दिशाओं का निर्माण करता है। 2019 में पीडीओ संडे और ऋणात्मक चरण में प्रवेश कर गया। यह चरण जारी रहा तथा यह मानसून के बाद के महीनों में भूमध्य रेखा के आसपास अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। 1951 से 1980 की तुलना में 1981 से 2010 के दौरान भूमध्य रेखा में उत्पन्न चक्रवातों की संख्या 43% थी और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पीडीओ का गर्म या धनात्मक चरण सक्रिय था। सामान्यतः भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवातों का बनना नामुमकिन होता है। हालांकि समुद्री जल के होने से हवा में नमी की मात्रा बढ़ती है, जिससे चक्रवातों के उत्पन्न होने की उनकी तीव्रता में भी वृद्धि होती है। अब आता है पीडीओ एल नीनो दक्षिणी दोलन के बीच में। पीडीओ परिघटना के दौरान घटित होने वाले जलवायु प्रभाव में एनसो का प्रभाव भी आगे बढ़ता है। यदि दोनों घटनाओं को समान चरण को एक साथ सक्रिय होते हैं तो दोनों के मिले जुले प्रभावों का असर अधिक व्यापक होता है। भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव धनात्मक चरण के एनसो का एल नीनो का चरण सक्रिय हो जाता है, जो कि आमतौर पर भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब जानते हैं पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध के बारे में कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऋणात्मक चरण और मंद गति से होने वाले ग्लोबल वार्मिंग के मध्य सीधा संबंध होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीडीओ के ठंडे ऋणात्मक चरण के दौरान गहरे समुद्र और ठंडे जल की गर्म सतह के साथ अधिक मिश्रण होता है और अतः इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग की दर भी अस्थायी रूप से मंद हो जाती है और बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। पीडीओ के धनात्मक चरण के दौरान उपयुक्त दिशाओं में ठीक विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं और इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग की दर भी बढ़ जाती है। फिर आता है इसके संदर्भ में एनसो के प्रभाव के बारे में जानते हैं कि यह एकल जलवायु एक परिघटना होती है और इसे 3 अवस्थाएं के चरण होते हैं। पहला एल नीनो, दूसरा ला नीनो और सामान्य। एल नीनो अवस्था में यह मध्य पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह गर्म हो जाती है और समुद्री सतह का तापमान औसत से अधिक होता है।
इससे एशिया में सूखा और कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है और इसके कारण वैश्विक मासिक औसत महासागरीय तापमान 100 हाल ही में अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ला नीना के बारे में कि यह दौरान मध्य तथा पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है या समुद्री सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है। सामान्य के संदर्भ में कि इस दौरान ना तो एल नीनो और ना ही ला नीना की स्थिति आती है और इस दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर SST लगभग औसत से करीब हो जाता है। अब आता है इसको एक निष्कर्ष के तौर पर जानते हैं कि निसंदेह PDU एक जटिल घटना है। इसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर भारत को देखने को मिलता है। हालिया समय में जलवायु परिवर्तन और इंसु जैसी अन्य संबंधित घटनाओं के कारण PDU के चक्र में बदलाव आया है। इनके बदलाव से संबंधित अलग अलग आयामों को समझने में भी अभी शोध जारी हुआ है। अब आता है कि अन्य संबंधित सुर्खियों में आता है समुद्री हीट वेव के बारे में कि समुद्री हीट वेव के संदर्भ में जानते हैं कि जब समुद्री सतह का तापमान लंबे समय तक लगातार असामान्य रूप से उच्च बना रहता है तो उसे समुद्री हीट वेव के नाम से जाना जाता है। हाल के दिनों में हिंद महासागर में सबमरीन हीट वेव्स की घटनाएं घटित हुई हैं। इसकी उत्पत्ति की घटना तब घटित होती है जब समुद्र के किसी क्षेत्र विशेष की सतह पर तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है तथा यह उत्पत्ति एल नीनो की परिघटना से सहायक भूमिका निभाती है। इसकी मुख्य विशेषताओं में आता है कि यह मैरीन हीट वेव हफ्तों या वर्षों तक जारी रह सकते हैं और इनका प्रभाव समुद्री तटीय क्षेत्र से लेकर कई महासागरों तक देखने को मिल सकता है। पिछले दशक में मैरीन हीट वेव की घटनाओं ने 50% की वृद्धि दर्ज हुई है। साथ ही ये लंबे समय में सक्रिय रहती है और इनके प्रभावों की गंभीरता में भी वृद्धि हुई है। इसके प्रभाव में पहला आता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर मैरीन हीट वेव के निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई समुद्री प्रजातियों की मौत हो गई हो। समुद्री प्रजातियों के प्रभाव के मौलिक रूप में काफ़ी बदलाव आया है। प्रवाल प्रजनन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मौसम का पैटर्न भी नकारात्मक रूप से प्रभाव हुआ है। मनुष्यों पर इनके कारण समुद्री तूफानों की प्रबलता में बदलाव आता है जिसके चलते तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। साथ ही इसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और हरिकेन की तीव्रता में बारंबारता में भी वृद्धि होती है। अब आता है इसके वर्षण के संदर्भ में कि इसकी सक्रियता के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इससे संबंधित कुछ सुर्खियों को सॉल्व करते हैं, मतलब सुर्खियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली आती है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 के बारे में। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय संयुक्त रूप से जारी की गई है। एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है जिसकी शुरुआत ब्रेक थ्रू एजेंडा को लॉन्च करने के एक हिस्से के रूप में की गई है। ब्रेक थ्रू एजेंडा को 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के लॉन्च किया गया। ब्रेक थ्रू एक कार्य योजना है जिसका उद्देश्य 5 क्षेत्रकों की कार्रवाइयों को संरेखित करना और निवेश के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। ये क्षेत्रक विद्युत, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि से संबंधित होते हैं। अब आता है इसकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसमें पहला आता है स्वच्छ ऊर्जा की संधारणीय तरीकों को अपनाने में तेजी आ रही है। देशों की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को रेखांकित नहीं कर रहा है और ऊर्जा क्षेत्र के कुल उत्सर्जन में हिस्सेदारी लगभग 23% और 2010 में 10% की वृद्धि हुई है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं इसकी क्षेत्रकवार सिफारिशों में क्या ऊर्जा क्षेत्रक में ऊर्जा संसाधनों के भंडारण और वितरण में अनुसंधान और विकास के निवेश को प्राथमिकता देता है। हाइड्रोजन में इसके भंडारण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विनाविकी ढांचे को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सड़क परिवहन के संदर्भ में या शून्य उत्सर्जन की समय सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में स्टील विकार्बनीकरण नीतियों पर संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। कृषि पारिस्थितिकी में खाद हानि बर्बादी को कम करने और मीथेन उत्सर्जन को कम करने और फसलों के पशुधन प्रजनन के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होगी। फिर आता है यहाँ पर यह जो है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधान है। इसके क्षेत्रक सिफारिश दी गई हैं। इस पर नज़र पर एक मुख्य बिंदुओं को दिखाया गया और इसको कब लॉन्च किया गया इसके संदर्भ में बताया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट। इसके अंतर्गत आता है अब नेक्स्ट की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च की है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की शुरुआत की हुई है। इसके संदर्भ में जानते हैं कि नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक
क्या होती है? नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर देशों के कार्बन क्रेडिट के व्यापार में राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं की प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाएगा और इसमें डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन के तंत्र के रूप में एकीकृत किया गया। यह रजिस्ट्री कार्बन क्रेडिट के व्यापार को आसान बनाकर कार्बन बाजार को बढ़ावा देने पर विकास को बढ़ावा देती है। यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के सदस्य देशों को स्वेच्छा से एक दूसरे के सहयोग की अनुमति देती है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में तय किए गए उत्सर्जन की कटौती को प्राप्त कर सके। कार्बन बाजार एक ऐसी व्यापक प्रणाली है जिसमें कार्बन क्रेडिट के भत्ते एवं खरीदे एवं बेचे जाते हैं। इसके अंतर्गत कंपनी या व्यक्ति अपने ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजारों का उपयोग कर सकते हैं और ऐसा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्थाओं में कार्बन क्रेडिट की खरीद करके कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट होता है। यह वायुमंडल से हटाए गए, कम किए, अलग करने के संरक्षित किए गए टन को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य किसी ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। इसमें कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में की गई है तथा भारत में विद्युत मंत्रालय में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को 2023 में अधिसूचित किया गया है। भारतीय कार्बन बाजार के संस्थानीकरण और कार्य संचालन पर केंद्रित होती है। अब आता है हमारी नेक्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक पर तकनीकी रिपोर्ट। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पहली ग्लोबल स्टॉकटेक तकनीकी संश्लेषण रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करना और यह 2015 के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित जलवायु कार्यवाही को लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति को दर्शाता है। ग्लोबल स्टॉकटेक वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की कार्यवाही की प्रगति का मूल्यांकन करता है, न कि राष्ट्रीय स्तर के। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसके प्रमुख बिंदुओं के पर नज़र डालें तो इसमें आता है कि इसका वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया सनी राय पर नहीं है। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उत्सर्जन को अधिक तेजी करने में कम करने में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में अधिक महत्वाकांक्षी समन को शामिल करना चाहिए। जलवायु अनुकूलन कार्यप्रणालियों को पारदर्शी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। समावेशन और समानता पर ध्यान केंद्रित करना और स्थानीय स्तर पर रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक क्षमता निर्माण सहायता की आवश्यकता होती है। अब आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। यह कार्यक्रम FCC द्वारा एक व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया है जो शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझेदारी शुरू की गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में कि यह समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करता है, नागरिकों को वायु प्रदूषण जोखिम से जुड़े हुए स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानकारी देता है, विभिन्न स्थानों या शहरों की गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसमें 131 शहरों को प्राण या PRANA ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं जो कि फ्रेमवर्क के अनुसार स्वमूल्यांकन करना आवश्यकता होता है। प्राण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को जांचने के लिए एक डैशबोर्ड है और यह 131 शहरों की जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों अर्थात प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया है तथा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है और द्वितीय श्रेणी में अमरावती को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जो कि 3 से 10 लाख जनसंख्या का है। तृतीय श्रेणी का परमाणु से प्रथम स्थान मिलता है जिसमें 3 लाख से कम जनसंख्या होती है। अब आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मानदंड को अंश के संदर्भ में कि इसमें बायोमास और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट दहन में 20%, सड़क की धूल में 20%, निर्माण और तोड़फोड़ के अवशिष्ट में 5%, वाहन उत्सर्जन में 20%, उद्योग से उत्सर्जन में 20%, PM10 सांद्रता में सुधार में 2.5, सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों और लोक जागरूकता में 2.5 और अन्य उत्सर्जन में 10% होता है।
अब आता है बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र कार्य पर्यावरण कार्यक्रम ने बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ न्यू फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में निर्माण सामग्री के विकार्बनीकरण पर सहयोग के लिए नवीन मॉडल विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। यह रिपोर्ट ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के फ्रेमवर्क के तहत एल सेंटर फॉर इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से विकसित की गई है। इसमें निर्माण क्षेत्र में भवन, सार्वजनिक परिसंपत्तियों आदि के निर्माण किया गया है, जो कि विकार्बनीकरण से तात्पर्य इस क्षेत्र में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना या हटाना होता है। निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण की आखिर आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह कम से कम 37% वैश्विक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है और इस तरह यह ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी है। इसके संदर्भ में आता है अब आता है इसके संदर्भ में कि पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और 250 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एम्बेडेड कार्बन की मात्रा को कम करना है तथा यह परिवहन, रखरखाव, निपटान में होने वाले वैश्विक जी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एम्बेडेड कार्बन का हिस्सा 11% होता है। निर्माण क्षेत्र के कार्बनीकरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में क्या विनिमय तथा बाजार मांग है तथा निर्माण संबंधी विनिर्देशों को मानकों और संहिताओं पर कोई आम सहमति नहीं। सामग्रियों के टिकाऊपन और मजबूती तथा एम्बेडेड कार्बन पर इनके प्रभाव के संबंध में डेटा का अभाव है और यह किसी समय के साथ हुए भौतिक परिवर्तनों, रखरखाव, मरम्मत संबंधी डेटा के संग्रह और उनकी रिपोर्टिंग का अभाव होता है। अब आता है अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव दृष्टिकोण से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का विकार्बनीकरण होता है, जिसमें अवॉइड के से आतात पर अपशिष्ट सृजन से बचना और कम निर्माण सामग्री का उपयोग करना है। जैव आधारित निर्माण सामग्री का उपयोग करने से तात्पर्य उससे होता है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। पारंपरिक भवन निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं में सुधार करने से संदर्भ है कि CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नवाचार पर बल देना है। इसके संदर्भ में आता है अब आता है नेक्स्ट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के बारे में कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिनियम 1986 के तहत शक्ति का उपयोग करके एक स्थायी सांविधिक CEC या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। इसके समिति को 2002 में पुरानी तदर्थ CEC का स्थान लेगी तथा इसका गठन TN गोदावरमन बनाम भारत संघ के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया। अब आते हैं समिति के प्रमुख तथ्य के बारे में देखता है कि इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 3 विशेषज्ञ सदस्यों के 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है, जिसका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु की एक बार बढ़ाया गया है और यह एक सेवारत अधिकारी, मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और यह अधिकारी भारत सरकार के वन उप महानिरीक्षक या निर्देशक के नीचे की रैंक का कार्य नहीं होता है। अब आता है इसके संदर्भ में इसके कार्य और क्षेत्राधिकार इसका संपूर्ण देश में होता है और इसका कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र में समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके तहत किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी आवेदन का निपटारा करना होता है। अब आता है भूमि निम्नीकरण और सूखे के वैश्विक रुझान के संदर्भ में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय भूमि निम्नीकरण और सूखे डेटा की जारी किया गया। UNCCD संधारणीय भूमि प्रबंधन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तथा इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो यह 2015-2019 के बीच हर साल कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है और इसके तहत 4 वर्षों में कुल 402 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इसके संदर्भ में आता है अब आता है कि इसके अंतर्गत भूमि निम्नीकरण के निम्न कारण होते हैं, जिसमें आता है चरम मौसमी स्थितियां, सूखा, उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, मृदा की लवणता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिए भारत की मुख्य पहलों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि भारत द्वारा 2030 में 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए एक स्वैच्छिक वन चैलेंज संकल्प शामिल किया गया है। भारत ने राज्यवार निम्नीकृत भूमि की पहचान करते हुए मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलिस्ट जारी की है। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम राष्ट्रीय हरित भारत मिशन इसके अंतर्गत आता है। संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन कार्यक्रम राष्ट्रीय वनोपण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है इकोसाइड के बारे में। इकोसाइड से तात्पर्य उन गैरकानूनी हथी कृत्यों को अंजाम देने से होता है जिनके बारे में ज्ञात होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक और नुकसान हो सकता है। वर्ष 1970 में ऑर्थर गिलेस्टन पर्यावरण विनाश को नरसंहार से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इसके लिए वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा एजेंट ऑरेंज के उपयोग का उदाहरण दिया और एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का रासायनिक शाकनाशी होता है। इकोसाइड को वर्तमान में विश्व के कई देशों में आपराधिक कृत्य के रूप में घोषित किया गया। भारत में अभी इस कृत्य को आपराधिक घोषित नहीं किया हुआ है और कुछ मामलों में इसका संदर्भ के रूप में जरूर प्रयोग किया जाता है। अब आता है अत्यधिक जल संकट के बारे में कि वैश्विक अनुसंधान संगठन ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की 1/4 आबादी अत्यधिक जल संकट या गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। भारत सहित 25 देश हर साल अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिसमें किसी देश द्वारा सामना किए गए एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस से आशय होता है कि वह देश जो वार्षिक रूप से उपलब्ध जलापूर्ति को कम से कम 80% हिस्सा उपयोग करता है और इसी प्रकार यह हाई वाटर स्ट्रेस से तात्पर्य वार्षिक रूप से उपलब्ध जलापूर्ति को कम से कम 40% हिस्से का दोहन करता है। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखें कि यह विश्व की 50% की आबादी में कम से कम 1 महीने अत्यधिक जल संकट वाली परिस्थितियों का सामना करता है और 2050 तक वैश्विक घरेलू उत्पाद का 31% हिस्सा गंभीर जल संकट से प्रभावित होता है, जिसके अंतर्गत गंभीर जल संकट से प्रभावित वैश्विक जीडीपी में आधे से अधिक हिस्से के लिए 4 देश अर्थात भारत, मैक्सिको, मिस्र और तुर्की जिम्मेदार है और विश्व की 60% सिंचित कृषि भूमि अत्यधिक गंभीर जल का सामना कर रही है। वैश्विक जल संकट के कारण इसमें जल के उपयोग में वृद्धि होती है, जल से संबंधित अवसंरचनाओं के निवेश में कमी होती है। अब आता है इसमें कि भारत में जल संरक्षण के लिए कुछ पहले स्टार्ट है कि राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना के तहत जैसी अलग अलग योजना के तहत जल संरक्षण पहले, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, सही फसल अभियान इसके अंतर्गत आता है। अटलांटिफिकेशन के बारे में अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर पर अधिक खारा और गर्म बना रहा है। सरल शब्दों में कहें कि आर्कटिक में अटलांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अटलांटिफिकेशन है। इस प्रक्रिया के तहत अटलांटिक महासागर के गर्म जल की मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुंच रही है और इससे आर्कटिक महासागर के निकट अवस्थित बेरेंट सागर के कुछ भाग में अटलांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आर्कटिक महासागर की ऊपरी परत सामान्यतः समुद्री हिमावरण से ढकी होती है और इस हिमावरण के नीचे ठंडे ताजे जल की परत मौजूद होती है। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर के तुलनात्मक रूप से गर्म और खारे जल की आपूर्ति देखी जाती है। अब आता है इसके संदर्भ में अब देखते हैं कृत्रिम रीफ के बारे में कि मत्स्य पालन विभाग ने तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ को बढ़ावा दिया है। कृत्रिम रीफ प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है। इसका उपयोग प्राकृतिक पर्यावास में सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावास समृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसके संदर्भ में आता है अब आता है इसके संदर्भ में कि इसके प्रभाव प्रमुख लाभ में कि यह समुद्री तटों से लहरों से होने वाली क्षति को कम करता है और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। यह मनोरंजक मत्स्यिकी व इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में बॉटल ट्रीलिंग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। अब आता है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में। BS6 स्टेज 2 के विश्व के पहले प्रोटोटाइप इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया है। इस वाहन में फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी मौजूद है और एथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग करेगा। बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करता है। इलेक्ट्रीफाइड यह जो फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक आंतरिक दहन इंजन लगा हुआ होता है और यह एक इंजन एक से अधिक प्रकार के इंजनों या इंजनों के मिश्रण का संचालन करता है। जैसे उदाहरण के लिए E85 ईंधन, इसमें 85% तक इथेनॉल होता है और 15% गैसोलीन की मात्रा के हिसाब से अन्य हाइड्रोकार्बन होता है। अब आता है इसके संदर्भ में भारत स्टेज 6 को जानते हैं कि यह उत्सर्जन मानक के आंतरिक दहन इंजन के स्पार्क एग्रीगेशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषण के आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि मिथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के बारे में। एथेनॉल आपूर्ति को 2021-22 में पेट्रोल की औसतन 10% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को जून 2022 में ही प्राप्त कर लिया है। जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति 2018 ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 2022-25 के लिए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
अब आता है समुद्री प्रकाश प्रदूषण के बारे में कि जनरल एक्वेटिक कन्वर्सेशन के एक अध्ययन में समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में कृत्रिम प्रकाश के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में एक अत्यधिक गलत दिशा में या अवरोधक कृत्रिम प्रकाश के रूप में होता है जो आमतौर पर बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होता है। अब आता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकाश स्रोत के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम प्रकाश में प्राकृतिक के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश और बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश। यह प्रकाश को जीवों में भीतर और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। फिर आता है कृत्रिम प्रकाश जो शहरी रोशनी, अपतटीय तेल, गैस प्लेटफॉर्म, विंड फार्म द्वीपों के विकास इसके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं, इसमें आता है किसानों को अधिकारों को दिल्ली फ्रेमवर्क के बारे में कि किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी ने किसानों के अधिकारों को दिल्ली फ्रेमवर्क को अपनाया है। इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन के खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय ने किया है और यह एक कच्चा माल होता है जो कि सभी फसलों और किस्मों को मूल होता है और इसमें बीज और अन्य सभी पादप आनुवांशिक शामिल होते हैं, सामग्री के रूप में शामिल होते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। यह भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक द्वारा 2023 में प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक है तथा उन्होंने मांग आधारित राइस सीड सिस्टम में तथा जलवायु अनुकूल पौष्टिक चावल की किस्मों को अपनाने में लघु किसानों को शामिल करने की नवाचारी तरीका अपनाया हुआ है और इसे पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य उत्पादन में असाधारण व विज्ञान आधारित उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है और पुरस्कार के रूप में $10,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है और इसका पुरस्कार प्रदाता रॉकफेलर फाउंडेशन होता है। अब आता है वॉकिंग लीफ के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल है जो पत्तियों के कीटों या फाइलिडे कुल की ये 7 पूर्व अज्ञात प्रजातियों का वर्णन है तथा इसे वॉकिंग लीफ के नाम से भी जाना जाता है। वॉकिंग लीफ या पत्ती जैसी दिखने वाली इन कीटों का रंग हरा होता है। इनका का वितरण हिंद महासागर के द्वीपों, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के भूमध्य भूमि के कुछ हिस्सों में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं और नर कीट मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं, इनकी स्पेशलिटी है। अब आता है काइलिनजिक्सिया झांगी के बारे में। शोधकर्ताओं ने काइलिनजिक्सिया झांगी के लगभग 520 मिलियन वर्ष के पुराने जीवाश्म की जांच की है। ये जीवाश्म चीन में पाए जाते हैं और नए शोध के अनुसार पता चला है कि इन पर 3 आंखें थी तथा इनके 2 पंजे भी थे जिनका उपयोग वह शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं और ये जीवाश्म कैम्ब्रियन जियांग बायोटा का हिस्सा है तथा यह कार्निलेक्स से आर्थ्रोपॉड्स वक्ष से संबंधित है। अब आता है हमारा मिथुन। मिथुन क्या है? यह भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने मिथुन या बोस फ्रंटिस को खाद्य पशु के रूप में माना है। खाद्य पशु ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस के लिए पाला जाता है। इसके अंतर्गत मिथुन के बारे में इसकी प्रजाति जो है वो बोविडी कुल की है जो कि जुगाली करने वाला जानवर है। इनका पर्यावास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। यह राजकीय पशु अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है और इसे गौर या भारतीय बाइसन जैसा दिखता है लेकिन इसकी तुलना में यह छोटे आकार का होता है। खाद्य पशु की मान्यता मिलने पर इस जानवर की संख्या घटने लगने पर संख्या पर विराम लगेगा। अब आता है और यह है हिमालयन याक को भी खाद्य पशु का दर्जा 2022 में दिया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत टेरिगोट्रिंगला इंटरमेडिका के बारे में। यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति खोजी हुई है। इस नई प्रजाति को आमतौर पर गनार्ड या सी रोबिन्सन कहा जाता है। यह ट्रिगेलाइडाई कुल से संबंधित होती है। यह दुनिया भर में इसमें कुल 78 प्रजातियां पाई जाती है और इनमें लंबी और पतली ऑपरिकुलर रीड या छोटी क्लेथरल रीड होती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में होता है कि यह वक्ष पर मेन पंख होते हैं जिनकी आंतरिक सतह पर काली झिल्लियाँ होती है और एक श्वेत भाग मौजूद होता है। पंख पर मौजूद 3 छोटे सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। अब आता है रेड फायर चींटी के बारे में। रेड फायर चींटी दुनिया की सबसे आक्रामक चींटी प्रजाति है जिसमें यह यूरोप की पहली बार पाई गई है। इसके मूल क्षेत्र में यह दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है किंतु यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। परस्पर संचार में रासायनिक स्राव, रिट्रोडिलेशन
के लिए माध्यम से संचार स्थापित है तथा शरीर के एक हिस्से से या दूसरे हिस्से में रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आता है साबूदाना के बारे में या सागू। सागू सर्व नामक सहकारी समिति को उसके सेलम तमिलनाडु में उत्पादित साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। साबूदाना कच्चे टेपियोका या कसावा से प्राप्त होता है। छोटी, ठोस या गोली या मोती की तरह होता है। सफ़ेद रंग का होता है। टेपियोका एक बागवानी फसल होती है। यह उष्णकटिबंधीय और गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में उगती है और इसे प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये साबूदाना के बारे में हम आप जानते हैं। अगुम्बे वन के बारे में। अगुम्बे वन आसपास के अन्य कस्बों की तुलना में अगुम्बे वन में वर्षा की मात्रा में कमी आई है। अगुम्बे कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहलाता है। यह 8000 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह मध्य पश्चिमी घाट में 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की विशिष्ट क्षेत्र होता है। यहाँ पर सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान निकट स्थित है। इसे दुनिया का किंग कोबरा एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है, जिस जगह द कैपिटल भी कहा जाता है। अब आता है सियांग नदी के बारे में। भारत सरकार ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा त्सांगपो नदी पर बनाए जा रहे विशाल खदान से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव किया है। चीन के द्वारा यारलुंग त्सांगसुग नदी को ग्रेट बैंड पर एक विशाल पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह नदी ग्रेट बैंड में भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके संदर्भ में इस नदी की ये प्रमुख संदर्भ है। इस ब्रह्मपुत्र बांध परियोजना मेडोंग परियोजना के बारे में देखते हैं और यह परियोजना चीन द्वारा प्रस्तावित है और इस बांध परियोजना को विद्युत उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है और यह दुनिया की सबसे बड़े बांध 3 गॉर्जेस डैम की क्षमता से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। फिर आता है सियांग नदी के बारे में। यह चीन बांध की परियोजना को देखते हुए भारत अरुणाचल प्रदेश को 110 गीगावाट क्षमता का निर्माण करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि ओमेगा ब्लॉकिंग के बारे में। यह ओमेगा ब्लॉकिंग एक अध्ययन के अनुसार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ के लिए निम्न दाब प्रणालियों के जिम्मेदार थे। ये प्रणालियाँ नीदरलैंड के ऊपर केंद्रित ओमेगा ब्लॉक के आसपास केंद्रित हैं। ओमेगा ब्लॉक का निर्माण तब होता है जब दो निम्न दाब वाली प्रणालियाँ जेट स्ट्रीम के मुख्य प्रवाह से कट जाती है और इनके बीच एक उच्च दाब वाली प्रणाली फंसी रह जाती है। फिर आता है इसके संदर्भ में नेक्स्ट टॉपिक मोरक्को में भूकंप के किलाऊ ज्वालामुखी के बारे में कि अमेरिकी राज्य के हवाई में किलाऊ ज्वालामुखी की फिर से उद्गार हुआ है। किलाऊ को माउंट किलाऊ ज्वालामुखी भी कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हवाई द्वीप या हवाई राज्य में स्थित है। अब आता है मोरक्को में भूकंप के बारे में कि भूकंप पृथ्वी के स्थलमंडल के भीतर निकल गई ऊर्जा के कारण उत्पन्न तरंगें होती हैं। यह भूकंप का अधिकेंद्र मोरक्को में आए भूकंप के अधिकेंद्र के एटलस पर्वत था। इसके भूकंप मोरक्को में भूकंप आने के 3 कारण हैं, जिसमें यह क्षेत्र जटिल प्लेट सीमा अवस्थित होना, फिर इस भूकंप में मोरक्को हाई एटलस पर्वत श्रृंखला के भीतर उथली गहराई पर ऑब्लिक रिवर्स फॉल्टिंग होना तथा इस तरह की फॉल्टिंग के आमतौर पर दबाव वाले क्षेत्रों में बनती है जहाँ सीमाएं मिलती हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में कि भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से दुनिया का ऐसा पहला आपदा अस्पताल बनाया है जिसमें 72 क्यूब्स में असेंबल और एरोलिफ्ट किया जाता है। इसके संदर्भ में आता है यहाँ पर प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में जानते हैं कि इस मेडिकल क्यूब में प्रोजेक्ट भीम्स के तहत जो स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भीम के बारे में जाने कि यह प्रोजेक्ट भीम भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग या हिट एंड मैत्री क्या एक पहल है। इसे भारत पहले ही सद्भावना दर्शाते हुए म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान कर चुका है। इसके अलावा श्रीलंका को दान देने के लिए एक क्यूब तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।